दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केवीएस का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये इत्यादि जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जीके और करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। तो ये वीडियो एक मॉक टेस्ट के रूप में है जिसमें हम केवीएस के इसी पार्ट को कवर करेंगे। यह मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। इसके पहले का जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 1, उसका लिंक और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी जाके अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को वॉच करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने प्रश्नों को बाइलिंगुअल लिया है क्योंकि एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत में जैव विविधता कानून कब लागू किया गया? देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको गैस करना है कि उत्तर क्या हो सकता है और इसका सही जवाब क्या होगा। गैस करिए। जी हाँ, अगर आपने गेस किया है ऑप्शन सी को तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्लुहास ओशियनिक करंट इज रिलेटेड टू। महासागरीय धाराओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार का एक प्रश्न है कि अगुलहास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? बताइए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक महासागर? और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर। देखिए फ्रेंड्स, अग्लुहास धारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली एक गर्म धारा है। तो ये भी याद रखना कि जो अग्लुहास धारा है वो हिंद महासागर की एक गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ये प्रश्न यूपीपीएससी खूब पूछता है। ऑन विच कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द डार्लिंग रेंज लोकेटेड? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। डार्लिंग रेंज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पठार है। यह मूर नदी जो कि उत्तर में है से ब्रिज टाउन जो कि दक्षिण तक है 200 मील मतलब 320 किलोमीटर के लिए पर्थ के दक्षिण पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो इसको आपको रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेव सॉयल मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया? सेव सॉयल मूवमेंट, ये प्रश्न भी यूपीपीएससी और यूपीएससी खूब पूछते हैं इसको। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? इसका आंसर रट लेना। क्या होगा उत्तर? जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। देखो फ्रेंड्स, मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगर ये एग्जाम में आया तो इसका आंसर हो जाएगा कब? 1977 में। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ था। अभियान से प्रभावित जो किसान थे उन्होंने मुआवजे की मांग के लिए स्थानीय किसानों को जुटाया था और भूमि बचाओ यानी कि मिट्टी बचाओ आंदोलन को स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, आरओ, बीईओ, वीडियो, एसएससी इत्यादि कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मंथली करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक साल का जो करंट है उसको आप लोग अच्छे से तैयार करें। केवीएस के बारे में बात करें तो अभी से जो भी करंट आ रहा है उसको आप लोग पढ़ते हुए चलें ताकि जब एग्ज़ाम करीब हो तो बस एक रिवीजन से आपका काम बन जाए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए विशेष छूट पर है। यानी कि ये जो पीडीएफ है इसकी कीमत कितनी है? 50 रुपीज़। ये आपको मिलेगी कितने में? मात्र 15 रुपये में। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 10 रुपये की पेन आती है, 20 रुपये की कॉपी आती है, कुल खर्चा कितना आता है? 30 रुपये का आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपसे आप रेगुलर नोट्स नहीं बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1 तारीख से लेकर पूरे महीने का जो नोट्स है वो अवेलेबल है, वो भी मात्र 15 रुपये में। मतलब अगर आप खूब मेहनत करेंगे उसके बावजूद ही ये आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड करने के लिए जो पेमेंट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए और इसी से अपना नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो मतलब ताकि आपका कुछ छूटे ना। और एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 4 साल के बाद वैकेंसी आई है केवीएस की, हो सकता है अगले 4 साल बाद फिर आए, तो 4 साल तक इंतजार नहीं करना है। इस बार बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्सबुर्ग और उसका जो समीपवर्ती क्षेत्र है, मतलब पोस्टमार्सबुर्ग एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स हाईली डेवलप्ड। यानी कि विश्व के भौगोलिक प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसमें खट्टे रसीले फल जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैतून हो गया, ऐसे फल खूब मिलते हैं। कहाँ पर? और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है। भूमध्य रेखीय पर क्लिक मत करना, भूमध्य सागरीय पर क्लिक करना है आपको। देखो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और ये जो खट्टे रसीले फल होते हैं, इस तरह की जो वनस्पतियाँ होती हैं, वो अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी जो अमेरिका का क्षेत्र है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो ये भूमध्य क्षेत्र के बाहर भी पाई जाती हैं। मतलब ये कहाँ पर पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश और उसके थोड़े से इर्द गिर्द में। ये क्षेत्र गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की बारिश वाली सर्दियों की चिन्हित है। तो यहाँ पर जो ऐसे फल होते हैं ये बहुतायत में उगाए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए है। टेडा नृ जाति समूह कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द टेडा एथनिक ग्रुप फाउंड? टेडा एथनिक ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है? तो अगर आपने गेस किया है इसमें ऑप्शन ए को, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताओ कि बेजा एथनिक ग्रुप, बेजा नृजाति समूह कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों ये मिलेगा आपको मिस्र में। ठीक है। दोनों रट लेना, क्योंकि यहाँ पर याद करने जैसी बात नहीं है, आपको रटने वाली बात है। एग्जाम में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसका जवाब बताइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कश्मीर वैली। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपकी कश्मीर घाटी है, ये दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह 135 किलोमीटर लंबा है और 32 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो एरिया है वह झेलम नदी के द्वारा सिंचित है। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसकी हिंदी हो जाएगी पारिस्थितिकी संक्रमण। जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनेट के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, ये किसका अध्ययन करता है? यह मानव और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक वातावरण, उसके बीच के संबंधों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन राज्यों के क्षेत्र का हिस्सा है? किन राज्यों के क्षेत्र का हिस्सा है आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों, यानी कि आपका उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था, इसका नाम क्या था? देखो फ्रेंड्स, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये रट लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर है ऑप्शन ए, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इस किताब को किसने लिखा है? द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन द ईयर 1962 विच गिव इम्पेट्स टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट मूवमेंट इज द ऑथर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, रेचल कार्लसन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही चर्चा में रहने वाली किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अच्छा, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में।
फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी इनकी डेथ भी हो गई है हाल ही में। तो ये कौन है? ये हैं E.O. विल्सन, यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। E.O. विल्सन का अभी हाल ही में निधन भी हो गया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में अक्सर प्रश्न के रूप में आपके सामने आते हैं। लाइक एज पारिस्थितिकी शब्द, जो पारिस्थितिकी शब्द है पहली बार 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया था। तो ये एग्जाम में अक्सर आता है। एक होता है इकोसिस्टम शब्द, इसको किसने गढ़ा था? A.G. टांसले ने। जैव विविधता का जो पिता है किसको कहा जाता है? E.O. विल्सन को। और यहाँ पर देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। कब किया था? 1985 में। और जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है इसमें से कोई भी एक एग्जाम में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर हो जाएगा जी फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि 20 मई को होता है प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है। और 2022 में इसकी थीम क्या रही? बी इंगेज्ड, मधुमक्खियां व्यस्त हैं, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO अवार्ड मिला? तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO अवार्ड मिला? तो ये राज्य है झारखंड। ऑप्शन सी सही है इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नील कुरुंजी के फूल जो कि 12 साल में एक बार खिलते हैं, तो अभी हाल ही में खिले थे किस राज्य में? देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली में यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कर्नाटक में भी खिले थे और तमिलनाडु में भी खिले थे, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन में है नहीं तो छोड़ो, जाने दो, कर्नाटक ही रख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है। नील कुरुंजी के जो फूल होते हैं 12 साल में एक बार खिलते हैं पहाड़ियों पर, और बहुत बड़ी संख्या में खिलते हैं। मतलब क्या होता है कि ऊपर आसमान, फिर ये नीले नीले फूल, बहुत ही शानदार दृश्य होता है। तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे पर्यटक आते हैं नील कुरुंजी के फूलों को देखने के लिए, लेकिन इसका टिकट लगा दिए हैं लोग, मतलब प्रकृति पर भी टिकट है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नुआखाई फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? नुआखाई महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में कुछ और भी महत्वपूर्ण महोत्सव होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से? एक तो राजा परबा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है चैत्र जात्रा उत्सव या चैत्र जात्रा महोत्सव। तो नुआखाई, राजा परबा और चैत्र जात्रा, ये तीनों का नाम याद रखना, इसमें से कोई भी एक एग्जाम में अक्सर आ जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ स्थित है? ये जो आपका करंट अफेयर था जून का, मई जून का, उसमें ये प्रश्न आया था, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो इसका आंसर क्या देंगे आप? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि ASI के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है वो कहाँ पर मिला है? जी हाँ, बिहार में। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि बिहार का जो पूर्णिया है, पूर्णिया, उसमें देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया था बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? नेशनल एजुकेशन डे हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 11 नवंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? बिम्स्टेक के जो कृषि मंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक, उसकी मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? आप जानते ही हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या फिर आप इसे मोटे अनाजों का वर्ष भी कह सकते हैं, घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया था। किस प्रदेश के द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ COP27 में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हुआ? अच्छा, COP27 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये कहाँ पर हुआ था? मिस्र में आयोजित हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। तो वहीं पर जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन ये जो हुआ, इसमें भारत शामिल हुआ, तो ये भी मिस्र में ही हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि अंतिम होगा कि अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा कौन? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। देखो आपको बता दें, श्रीलंका को 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, जबकि 2026 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होगा। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड करेंगे।
और 2027 में अंडर 19 विश्व कप 2027 का जो आयोजन होगा वो बांग्लादेश और नेपाल में किया जाएगा संयुक्त रूप से। तो देखो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 प्रश्न। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर दीजिए कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो मॉक टेस्ट है उसको भी आप लगा सकें। और देखो, करंट अफेयर के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। थैंक यू।